हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जय शिरपरा। आप सबका स्वागत करता हूँ इस चैप्टर में जिसका नाम है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और आज के लेक्चर में इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्गी एपरेचस। तो आज जिस ऑर्गेनेल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे उसका नाम है गोल्गी एपरेचस। कई लोग इसको गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। शुरुआत करते हैं डिस्कवरी से। ये ऑर्गेनेल के बारे में किस साइंटिस्ट को और कब पता चला था और किस तरीके से पता चला था। गोल्गी एपरेचस नाम का स्ट्रक्चर जिसने डिस्कवर किया था उन साइंटिस्ट का नाम था कैमेलियो गोल्गी। इसी वजह से उस ऑर्गेनेल का नाम भी हमने गोल्गी एपरेचस रखा है। 1898 में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, बिखरा हुआ स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो डेंसली स्टेन होता है। जिसको जब कलर करते हैं स्टेन से तो वो डेंसली कलर्ड होता है या स्टेन होता है। रेटिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर है जो आपको देखने को मिलेगा। आप कह सकते हैं एक तरीके से रेटिकुलर का मीनिंग हमने जो किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सेम वही वर्ड हम यूज करेंगे। एक तरीके से नेटवर्क आप वर्ड यूज कर सकते हैं रेटिकुलर के लिए, एक नेटवर्क। और ये नेटवर्क डेंसली स्टेन था और ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के पास मिला और उसको हमने नाम दिया कैमेलियो गोल्गी के नाम के ऊपर से। गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या तो फिर गोल्गी एपरेचस। उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम गोल्गी बॉडी रख दिया गया इसके मान में, इसके सम्मान में, क्योंकि उसके जो डिस्कवरी के साथ जुड़े हुए साइंटिस्ट थे वो कैमेलियो गोल्गी थे। कैमेलियो गोल्गी ने स्ट्रक्चर का नाम कुछ और रखा होगा, पर हमने उसके रिस्पेक्ट में इस ऑर्गेनेल का नाम बाद में गोल्गी बॉडी कर दिया। कई लोग इसको गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी एपरेचस बहुत से नाम से जानते हैं। ये ढूंढा गया था 1898 में। गोल्गी एपरेचस या गोल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। अगर ये एक नेटवर्क है तो इस नेटवर्क के जो यूनिट्स है वो सिस्टर्नी है। ये छोटे छोटे स्मॉल फ्लैट डिस्क लाइक सैक या थैली जैसे स्ट्रक्चर से फॉर्म होते हैं, उनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी इनके यूनिट्स हैं। सिस्टर्नी फ्लैट होती है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, एक तरीके की थैलिया है या सैक है। आपको उसको कट करके दिखाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। आपको मैं एक सिंगल सिस्टर्नी दिखा रहा हूँ, ये ऊपर से कट हो गई है इसलिए हमें डिस्क का सिर्फ हाफ पार्ट ही दिख रहा है। अदरवाइज आप अगर इसको कंप्लीट बनाए तो कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर डिस्क लाइक बनेगा, पर हम लोग इसको सेक्शन करके देख रहे हैं इसलिए ये यूनिट हमें डिस्क लाइक दिख रहा है, हाफ डिस्क लाइक फिलहाल दिख रहा है। ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर होलो स्पेस है और इसके साथ साथ ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर है। आप यहाँ से देखिए, ये स्ट्रक्चर यहाँ से दब चुका है, इसकी विड्थ इतनी नहीं है क्योंकि ये फ्लैट स्ट्रक्चर है। तो ये फ्लैट है, डिस्क शेप है और इसके अंदर कोई जगह है। आप देखिए इसके अंदर एक स्पेस है, इसलिए हमने इसके लिए वर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर यूज किया है। इस यूनिट को हमने एक स्पेशल नाम दिया है और ये वर्ड है सिस्टर्नी। इसकी साइज कितनी होगी? अगर हम साइज की बात करें तो 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर की इसकी साइज हो सकती है। अगर इन सिस्टर्नी को आप ध्यान से देखेंगे तो ये पैरेलल है, ये आपस में पैरेलली अरेंज्ड है। अब देखिए यहाँ कितनी सिस्टर्नी है, तो फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। यहाँ पर 6 सिस्टर्नी आपको दिखाई गई है, पर ये नंबर यहाँ पर फिक्स नहीं होते। नंबर में वेरिएशन हो सकता है सिस्टर्नी में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में हर एक सेल के अंदर नंबर ऑफ सिस्टर्नी सेम नहीं होती। यहाँ पर फिगर में जो आपको दिखाई है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर सिस्टर्नी जो है उसके नंबर 6 है, पर 7 भी हो सकते, 8 भी हो सकते, 10 भी हो सकते, उससे कम भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर सेल के अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स किस तरीके का है, सेल का फंक्शन क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि इसके अंदर सिस्टर्नी के नंबर्स कितने रहेंगे।
अगर सिस्टर्नी को डिवाइड करें तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे नंबर्स में सिस्टर्नी आई हुई है, पर आप उनको डिवाइड कर सकते हैं इनटू सिस फेज, जो फॉर्मिंग फेज के नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ साथ ट्रांस फेज। मैं आपको बता दूं ये दोनों फेज जो है वो कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड है। हाँ, पर दोनों फेज जो है वो एंटायरली डिफरेंट है, पर आपस में जुड़े हुए। मैं दोनों फेज आपको दिखाता हूँ और इस फिगर में दोनों आपको दिखाए। इस तरफ का जो फेज है उसको सिस फेज कहेंगे, जबकि इस तरफ के फेज को ट्रांस फेज कहेंगे। सिस फेज का दूसरा नाम फॉर्मिंग फेज भी है, और साथ साथ ट्रांस फेज को एक और नाम दिया गया है जो है मैच्योरिंग फेज। जैसे आपको दिख रहा है कि ये दोनों फेज एक्चुअल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स का ही हिस्सा है। इन फेज में आई हुई सिस्टर्नी गोल्गी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये सिस्टर्नी आपस में इंटरकनेक्टेड ही है। कोई भी फेज हो वो आपस में जुड़ा हुआ है, पर इनका फंक्शन डिफरेंट है, इनका लोकेशन डिफरेंट है। किस तरीके से इनको ऐसा नाम दिया गया, क्यों ऐसा नाम दिया गया, चलिए ये समझते हैं। सिस फेज को फॉर्मिंग फेज के साथ साथ एंट्री फेज या एंट्री गेट भी कहा जाता है। सिस फेज एक्चुअल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स का एंट्री गेट है, या दरवाजा है, या डोर है, एंट्री डोर जिसको हम कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस जो गोल्गी बॉडी के अंदर एंटर होता है उसका एंट्री गेट सिस फेज ही है। कोई भी सब्सटेंस एंटर होगा तो वो सिस फेज से एंटर होगा और इस फॉर्म में एंटर होगा। इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ये जो वेसिकल्स है, ये थैली है स्मॉल, ये अपने अंदर सब्सटेंस को भर के लेके आएगी और वो सारे सब्सटेंस यहाँ डाल दिए जाएंगे। उसकी एंट्री जिस फेज से होती है उस फेज को सिस फेज कहते हैं। तो ये फेज सिस फेज है, और ये मटेरियल आता कहाँ से? फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही रीजन है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत नजदीक होती है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का बर्थ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होता है, और वो इसीलिए कोऑर्डिनेटेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सब्सटेंसेस आ रहे हैं वो सब्सटेंसेस को प्रोसेस इसी को करना है। तो एक तरीके से सिस फेज को आप एंट्री गेट कह सकते हैं। यहाँ पर इस वेसिकल के फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हुए मटेरियल एंटर होते हैं, उसके साथ कुछ प्रोसेस की जाती है, कुछ नया फॉर्म करवाया जाता है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मिंग फेज ऐसा वर्ड दिया है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हुए मटेरियल को मॉडिफाइड करती है और फिर ट्रांस फेज जो एग्जिट गेट है वहां से उसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बाहर भेज देती है। तो जैसे ही इनकमिंग वेसिकल्स में आया हुआ मटेरियल ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है, तो सब्सटेंसेस को वापस एग्जिट करवा दिया जाता है। ये एग्जिट गेट है, और वो भी देख रहे सिक्रीटरी वेसिकल्स के फॉर्म में ये मटेरियल मॉडिफाइड होने के बाद इस दरवाजे से बाहर जाता है। वेसिकल्स डिटेच हो जाती है, अलग हो जाती है गोल्गी कॉम्प्लेक्स से, और इस फेज का नाम हमने ट्रांस फेज रखा है। ये फेज ट्रांस फेज के नाम से जाना जाएगा, जहां से मटेरियल एग्जिट लेगा। तो मटेरियल एंटर क्यों हुआ था? मटेरियल की एंट्री इसलिए हुई थी क्योंकि उस मटेरियल को मॉडिफाइड किया जा सके। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो गोल्गी एपरेचस फंक्शन क्या करती है? एक तो आपने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कोई मटेरियल आता है उसको मॉडिफाइड करती है और उसको वेसिकल्स के फॉर्म में पैक करके, उसका पैकेजिंग करके उसको बाहर भेज देती है। अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रिंसिपली इनका मेन फंक्शन है मटेरियल को पैकेजिंग करना। मतलब ये पैकेजिंग ऑर्गेनेल के नाम से भी जानी जाती है। ये मटेरियल को पैक कर देती है। किसी भी मटेरियल को अगर आप डिलीवर करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पैक करना पड़ेगा। प्रॉपर पैकेजिंग है तो वो मटेरियल सेफली आपके टारगेट तक पहुंच पाएगा। इसके टारगेट कहाँ है, इस मटेरियल को कहाँ भेजना होगा? जो भी मटेरियल हमने मॉडिफाइड किया है वो मटेरियल या तो इंट्रासेल्यूलर टारगेट्स तक पहुंचाना है, सेल के अंदर ही कहीं पर किसी ऑर्गेनेल में इसका टारगेट है, या तो फिर हम इसको थैली में बंद करके सेल के बाहर भेज देंगे। और ऐसी थैलियाँ जिसमें ये सब्सटेंस को पैक करके बाहर भेजा जाता है उन सेक्स को हम कहेंगे सिक्रीटरी वेसिकल्स। इस सिक्रीटरी वेसिकल्स के फॉर्म में हम इनको पहुंचा देते हैं इंट्रासेल्यूलर या तो फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर टारगेट्स तक।
तो ये मटेरियल को पैक करती है और डिलीवर करती है जहां उसको पहुंचाना है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मटेरियल है वो मटेरियल रिसीव होता है फ्रॉम द ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल इस वेसिकल के फॉर्म में आता है, सीस फेज में एंटर होता है और मूव करता है टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज, और मूव करेगा इस तरीके से ट्रांस फेज की तरफ। ट्रांस फेज को दूसरा नाम मैच्योरिंग फेज भी दिया गया है, और वहां से फिर सिक्रीटरी वेसिकल्स के फॉर्म में वो पैक होकर लीव कर देगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स को। और इन बिटवीन जब वो प्रोसेस होगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में से पास होगा, तो उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होगा जिसकी जरूरत होगी। यही रीजन है कि क्यों गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऑलवेज क्लोज एसोसिएशन में रहती है। अब देखेंगे तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का एसोसिएशन बहुत क्लोज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, दोनों एकदम आसपास रहेगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज एसोसिएशन में ही गोल्गी कॉम्प्लेक्स रहती है, क्योंकि उसी से आया हुआ मटेरियल इसको प्रोसेस करना है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए मटेरियल को ये प्रोसेस करने वाला प्रोसेसिंग यूनिट है और पैकेजिंग यूनिट है। ये मॉडिफायर है एक तरीके से, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हुए मटेरियल को मॉडिफाइड करता है। फंक्शंस में आगे देखते हैं। A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum। आप जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स आए हुए होते हैं और वो प्रोटीन प्रोडक्शन का काम करते हैं। उस प्रोटीन को मॉडिफाइड करने की ज़रूरत जब होती है तो सिस्टरनी रिलीज करने से पहले ट्रांस फेज से उसको एक्चुअल में सिक्रीटरी वेसिकल्स के फॉर्म में रिलीज करवा दिया जाता है, पर उससे पहले इसको मॉडिफाइड करवाने का काम कहीं यहाँ पर हो जाएगा, सिस फेज और ट्रांस फेज के बीच में। तो गोल्गी बॉडी का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि मटेरियल को ये प्रोसेस करती है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करती है। कैसा मॉडिफिकेशन? तो जैसे कि आपने रिसीव किया था मटेरियल को प्रोटीन के फॉर्म में, यहाँ पर एंटर सिर्फ प्रोटीन हुआ था, पर उस प्रोटीन के साथ आपने किसी और मटेरियल को भी फ्यूज करवा दिया। यहाँ पर देखिए शुगर मटेरियल को आपने अटैच कर दिया है। यहाँ एंटर हुआ था लिपिड, और उसके साथ आपने शुगर को अटैच कर दिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली दो प्रोडक्ट सिंथेसिस करती है, प्रोटीन प्रोडक्ट्स और लिपिड प्रोडक्ट्स, और उसके साथ मॉडिफिकेशन करके नई प्रोडक्ट्स को अटैच करने का काम या मॉडिफायर एज अ मॉडिफायर जो फंक्शन है वो गोल्गी एपरेचस का है। वो प्रोटीन और लिपिड्स को ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स में कन्वर्ट कर देती है, और ये प्रोसेस यहाँ कहीं होती है बिटवीन द सिस फेज एंड द ट्रांस फेज। मॉडिफिकेशन के बाद ट्रांस फेज एग्जिट गेट है जो सिक्रीटरी वेसिकल के फॉर्म में मटेरियल को रिलीव कर देता है। तो पूरी प्रोसेस आपने समझी किस तरीके से गोल्गी कॉम्प्लेक्स का एसोसिएशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। इसी वजह से गोल्गी एपरेचस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि इनके फंक्शंस आपस में कनेक्टेड है या कोऑर्डिनेटेड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हुए मटेरियल ही गोल्गी रिसीव करती है और उसको प्रोसेस करती है। यही रीजन है कि वो उसके साथ क्लोज एसोसिएशन में है और वो दोनों ऑर्गेनेल्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है। तो यहाँ तक का जो टॉपिक था वो गोल्गी एपरेचस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी नाम के ऑर्गेनेल के ऊपर था। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ।